आज हम आए हैं नगर निगम उदयपुर के प्रांगण में। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी आने वाले हैं उनकी एक लिस्ट आ चुकी है। उसमें 41 प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में कर दी है। अगली सूची का इंतज़ार है। उदयपुर भी एक हॉट सीट है। गुलाब चंद जी कटारिया महामहिम बनकर जा चुके हैं आसाम। उसके बाद से एक कयासों का लंबा दौर उदयपुर शहर में चल रहा है कि कौन प्रत्याशी होगा और कौन प्रत्याशी नहीं होगा, किसके क्या प्लस हैं, किसके क्या माइनस हैं, जिसको लेकर जनता के बीच में बहुत सी बातें हैं। उन्हीं कयासों को छानते हुए हम नगर निगम उदयपुर में आए हैं। उप महापौर ये भी पारस जी सिंघवी के पास, जो कि एक सशक्त उम्मीदवार माने जा रहे हैं सूची में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि हो सकते हैं कि वो भी अगले उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी जो उन्होंने रखी है वो प्रत्याशी हो। होना नहीं होना पार्टी पर निर्भर है, मगर सूची आने से पहले हम पारस जी से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो अपना कार्यकाल उप महापौर के रूप में किया है, क्या वो उससे संतुष्ट हैं या नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पारस जी। पहले ये बताएं कि आपका एक लंबा अनुभव है राजनीति में। आप आरएसएस से आए हुए हैं, छात्र जीवन में काम किया है। धर्म नारायण जोशी आपके बहुत नज़दीक थे शुरू में, उसके बाद आप चुनाव लड़े पार्षद का और यहाँ तक आए। अब क्या लग रहा है आपको, क्या आपने अपनी कार्यशैली से संतुष्ट हैं अब तक की? ये बात सत्य है बिल्कुल कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संसद होने के बाद विद्यार्थी काल में विद्यार्थी परिषद ने श्रमजीवी महाविद्यालय का चुनाव लड़ा और बहुत अधिक मतों से मेरे को विजय से प्राप्त हुई। उसके पश्चात युवा मोर्चा में काम किया। युवा मोर्चा से फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा। 1994 के अंदर मुझे पहली बार चुनाव लड़ने का मौका संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने दिया और अभी वर्तमान में संगठन ने उप महापौर का दायित्व दिया है। करीबन 4 साल हो चुके हैं और जैसा आपका प्रश्न था कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं काम के आधार पर मेरी पार्टी को जन जन तक पहुँचाने का काम करने में विश्वास रखता हूँ और उसी आधार पर काम करने का प्रयास किया है। करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के काम इस शहर के विकास के लिए करवाए हैं। लोगों की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। इसलिए मुझे, मेरे मन में तो संतुष्टि है। अब लोगों के मन में कितनी संतुष्टि है यह तो ऊपर वाला ही जाने, मैं इसका क्या कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे संतुष्टि है। मेरे काम के आधार पर मैं निश्चित रूप से लोगों के दिल जीतने का प्रयास करता हूँ। पारस जी, ऐसे कौन से काम है जो पिछले 4 साल में एज ए उप महापौर के रूप में आपने इस शहर में करवाए और जिससे जनता आपसे संतुष्ट है, जो काम आपके जीवन के महत्वपूर्ण काम माने जाएंगे? ऐसे कौन कौन से काम है? देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है, आज उदयपुर में सबसे बड़ा काम हुआ है भाई साहब स्मार्ट सिटी का। यह हालांकि पिछले बोर्ड के अंदर इसका वर्कआउट हुआ, लेकिन उसकी क्रियान्विति इन 4 सालों के अंदर हुई और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान के अंदर उदयपुर मात्र सबसे कम आबादी का क्षेत्र, जो हिंदुस्तान के अंदर 5 लाख की आबादी का क्षेत्र, और उसमें देश के प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की 20 शहरों की, उसमें हमारे शहर का चयन हुआ। उसमें हमने 100 कैंप बूथ लगाकर लोगों को मोटिवेशन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उस बूथ पर बैठे और बूथ पर बैठकर मोटिवेशन किया। आदरणीय कटारिया साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, जिससे हमारे स्मार्ट सिटी का चयन हुआ। 1000 करोड़ रुपए इस शहर में डेवलपमेंट के नाम पे लगे। ये हमारे लिए, इस उदयपुर शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि लोगों के मन में आज भी ये प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी से काम क्या हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना स्पष्ट रूप से कि 534 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर हमने एल&टी कंपनी को दिया। इसमें 17.5 वार्ड आए। 17.5 वार्डों के अंदर आज वर्तमान में कोविड का कालखंड नहीं होता 2-2.5 साल का, तो शायद वो काम पूरा हो जाता। 2.5 साल की वजह से हमको, कोविड के कालखंड की वजह से वह यात्रा, जो काम था वह लंबा हुआ और जो टेक्निकल लोग थे शुरुआत में, उसमें भी कुछ कमी आई और उसकी वजह से उदयपुर शहर के अंदर काम में कमी आई। लेकिन हाँ,
जिन वार्डों के अंदर काम पूरा हो चुका है, आज वहाँ के नागरिकों के जाके पूछोगे, क्योंकि अभी तक भी मेरे ख्याल से सारा ही काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उदयपुर शहर के अंदर ऐसे वार्ड है जहाँ पर अभी भी कारों का जंजाल लगा हुआ है, उसको हटाना है। आरएसीबी का काम है, आरएसीबी के सहयोग से करना है। कुछ विभागों के कॉम्बिनेशन नहीं होने की वजह से तकलीफ आ रही है। पीने का पानी है तो 24/7 पीने का पानी प्रारंभ करना है। कुछ वार्डों के अंदर अभी भी पीएचडी और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होने की वजह से कमी आ रही है। मैंने जैसा आरएसीबी का कहा, मैंने पीएचडी का कहा, सीवरेज का काम है। अब आज भी वर्तमान में कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनके आपस में लिंक नहीं होने की वजह से, एक दूसरे की कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से कुछ सीवरेज उफान पर आ रहा है। ये कमियां हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि अब आगामी 6 महीनों के अंदर ये सारा काम पूरा हो जाएगा। 80 से 85% काम पूरा हो चुका है। तंग गलियों के अंदर जहाँ पर कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, वह काम हुआ है। तो आज आप हिरन मंडी सेक्टर 4 मेन रोड देखो, आज आप गोवर्धन विलास पर स्मार्ट सिटी का रोड देखो, आज आप स्मार्ट सिटी के नाते प्रत्येक वार्ड के अंदर पानी की पाइपलाइन देखो। ये सारे काम स्मार्ट सिटी के अंदर हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस मेरे उपमहापौर के कार्यकाल के अंदर है। दूसरा जो मैंने आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने प्रयास किया यह शहर साफ सुथरा रहे। राजस्थान के अंदर हमारा उदयपुर शहर प्रथम स्थान पिछले 10 सालों से आ रहा है, और हमने इस बार भी प्रयास किया है कि हमारी झीलें साफ रहे, हमारा शहर साफ रहे, और उसमें हमने कामयाबी भी पाई है। लेकिन जो कामयाबी पानी चाहिए उसमें आज भी कमी है। हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम जो आयर नदी का है, यह आदरणीय कटारिया साहब, आदरणीय मेयर साहब ने रुचि लेकर, जो आयर हमारी गंगा समान नदी है, पुरातत्व कालखंड के अंदर ये आयर नदी थी, आज वर्तमान में उसका काम तीव्र गति से चल रहा है। ये आयर गति का काम पूरा हो जाएगा। बीच में आपने देखा होगा आयर नदी के अंदर बीच में पानी की आवक रहेगी। दोनों टाइम हमारे उदयपुर का टूरिस्ट या बाहर का टूरिस्ट जो आएगा वह उस पानी के अंदर नावें चलेगी। ऐसा एक प्रोविजन हमने करोड़ों रुपए की लागत से बनाया। बीच में कुछ लोग स्टे लिया है, इससे वेकेट हो गया, पुनः वह काम चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े काम, मेवाड़ दर्शन दीर्घा हो, स्मार्ट रोड हो, पीने के पानी के लिए लाखों करोड़ रुपए की पीने की पानी की लाइन बिछाने का काम हो, सीवरेज का काम पूरे उदयपुर शहर का हो, यह बहुत सारे ऐसे काम जो इस कालखंड के हुए, निश्चित रूप से हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है। फतेह सागर पर जो हमारे मेवाड़ के अंदर जिनका योगदान रहा, चाहे वो राणा सांगार हो, चाहे राणा मधुबनी हो, गोविंद गुरु हो, ऐसी हमने 9 मूर्तियां लगाने का काम किया। बीच में स्टे आया, स्टे वेकेट हुआ, वह काम भी अभी वर्तमान में प्रारंभ हो चुका है। हमने 3 मूर्तियां वहाँ पर लगा दी है, और उदयपुर का कोई से बाहर से टूरिस्ट आएगा उदयपुर के अंदर, तो वहाँ पर देखकर यह महसूस करेगा कि मेवाड़ को आगे बढ़ाने के अंदर उन लोगों का कितना योगदान रहा। इसलिए मेरा इसमें निवेदन है कि हर काम हमने कराने का प्रयास किया है, और सफलता असफलता तो एक पार्ट होता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है हमने हर काम के अंदर सफलता अर्जित करने का प्रयास किया है, और इसीलिए नगर निगम का 6ठा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बना है। हम प्रयास करते हैं उदयपुर के सुख दुख के अंदर काम करने का, लोगों के दिलों में काम करने का प्रयास करते हैं, उसका परिणाम आपके सामने। पारस जी, सबसे बड़ी बात है आपने इतने सारे काम करने की बात कही और 17.5 वार्ड की बात करी। उदयपुर बहुत बड़ा जगह, लगभग 70 वार्ड के आसपास है। यहाँ पे जनता रोज आपसे मिलती है आके, महापौर से ज़्यादा आपसे कांटेक्ट में महापौर साहब तो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है जनता के बीच में। सबसे ज़्यादा शिकायतें किस बात को लेकर आपसे मिल रही है, और कौन कौन से ऐसे काम है जो अभी तक नहीं हो सके इस बोर्ड के द्वारा, जो आपकी पेंडिंग लिस्ट में है? देखो साहब, बात ऐसी है कि जनता आती है, जनता का काम कराने का प्रयास करते हैं। आपने कहा कि कौन से ऐसे काम, राजस्थान सरकार ने इस बोर्ड के अंदर पट्टे देने का काम किया। अब वो काम किसको करना था? नगर निगम। नगर निगम के किसको करना था? अधिकारी को। लेकिन बोर्ड किसका है? भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब डबल इंजन नहीं होता है, हम अधिकारी को कहते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि भाई साहब इसकी जांच करेंगे,
और सरकार कहती है कि इन पट्टों के विषय में जो जनता एफिडेविट दे दे उसका पट्टा आप बनाओ, आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार कांग्रेस की है, वोट बीजेपी का है। जब दोनों डबल इंजन नहीं होता है तो उसमें आपत्तियां आती है हर काम करने में। मैं अतिक्रमण का उदाहरण दूं, हम चाहते थे, हमारा बोर्ड चाहता था कि रेलवे स्टेशन के सामने जो कच्ची बस्ती है वह कलंक हमारे यहाँ से हटे और उन गरीब लोगों को शिफ्ट किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं वो गरीब लोग अपना स्थान छोड़कर चला जाए, आशियाना हटे उनका। आशियाना वहाँ का हटे उनका, उन गरीब लोगों को भी नया बसा आज वर्षों से वहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनको भी अपना स्थान दिया जाए। वह तैयार थे, सरकार तैयार हुई बीच में, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने और प्लस सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो हमारे छोगालाल जी बोई जो हमारे अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष है उनकी भी पीड़ा रही कि यह अगर कलंक उस उदयपुर से हटता है तो हमारे को बहुत इसका फायदा होगा, लेकिन वो हम नहीं हटा सके क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। सबसे बड़ी बात जो पारस जी अभी आपने अतिक्रमण और इसकी बात कही, कांग्रेस बार बार आप बोर्ड पे आरोप लगा रही है कि 272 प्लॉटों को लेकर वो एसओजी में गई है और 272 प्लॉटों के अलावा भी भक्तानी ने भी कुछ और प्लॉट बता दिए जो यूआईटी से आपके पास आए थे, और जो उसके बारे में क्या अभी तक 272 प्लॉटों में स्थिति स्पष्ट है और जो कांग्रेस गई है एसओजी में ऐसा नहीं है। विधानसभा में आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया ने इस विषय को उठाया और उन्होंने आग्रह पूर्वक निवेदन पूर्वक पत्र के माध्यम से ये कहा कि मेरे बीजेपी के बोर्ड पर 272 का आरोप लगता है इसलिए इसकी जांच एसओजी से करवाई जाए। उनके पत्र के आधार पर सरकार ने संज्ञान लिया और एसओजी में इसकी जांच प्रारंभ हुई है। जो भी जांच होगी दूध का दूध और पानी का पानी प्रारंभिक स्तर पे क्या पोजीशन है? मैं बता अब तो काफी लंबा समय हो गया, आपके पास तो रिकॉर्ड है सारा। मैं यही बता, आप सुनिए। 272 का विषय जब हमारे पास आया तो महापौर जी ने संज्ञान लेकर उस कमेटी को बनाई। उस कमेटी में मुझका उसका चेयरमैन बनाया। मैंने मेरे अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग की, दूसरी मीटिंग की, तीसरी मीटिंग की। 3 मीटिंगों के बाद और उन तीनों मीटिंगों के अंदर जो आरोप लगाने वाला विपक्षी बंधु था उसको भी हमने अजय पोरवाल का मेन, हाँ जो भी नाम था, मैं नाम लेने की आवश्यकता मेरी उचित नहीं समझता हूँ। विजय विपक्षी पार्षद को उसका सदस्य बनाया और सदस्य इसलिए बनाया कि भाई तू आरोप लगा रहा है तो तू भी सदस्य बन जा। हमने सदस्य बनाने के पीछे हमारा हेतु ये था कि कोई भी प्रकरण अगर गलत है तो हमारे पास खुलासा हो जाए और उसकी जांच करें। मैंने मीटिंग में कहा, मैंने कहा भाई 272 प्रकरणों की सूची दें, आप आरोप लगाते हो तो उनके पास सूची नहीं थी। मैंने कहा चलो 150 की सूची दे दो, उनके पास सूची नहीं थी। अब आपने भक्तानी जी का नाम लिया, 40 से 42 प्लॉट, उसमें हमारे को संशय लगा, गलत स्थिति स्पष्ट हुई। और वो भी क्यों? जब हमारे कमिश्नर के थ्रू हमने जब चर्चा की तो कहा भाई कि उदयपुर शहर के अंदर जितने प्लॉट हमारे पास यूआईटी की जमीन आई उसकी सारी जांच करवा ली जाए। हमने हमारे अधिकारियों को लगाकर उसकी जांच करवाई खाली प्लॉटों की। उसमें अधिकतम 42 प्लॉट निकले जिसमें कुछ लोगों ने उस स्थान पर मकान बना लिए। अब मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, गलती बाबू की है, गलती अधिकारी की है, गलती नगर निगम के बोर्ड के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित करके उनकी स्वीकृति हो ऐसा नहीं है। जिसमें 2 आरएस अधिकारी भी रहे, उसमें 2 आईएएस अधिकारी भी रहे, एक फाइल ऊपर से चलती है और चलाकर अगर कमिश्नर उस पर हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर के पश्चात अगर वो फाइल निश्चित रूप से उसका नामांकन हो जाता है, उसकी परमिशन हो जाती है। उस गरीब व्यक्ति की क्या गलती जिसने उस प्लॉट को खरीदा और खरीदने वाले से नामांकन से लगाकर भवन अनुमति ले ली और उसने बेचारे ने 2 मंजिल का मकान बनाया। तो हमने ऐसे प्रकरण को राज्य सरकार के पास भेज दिया। सरकार निर्णय ले उस मकान को तोड़ना या उस मकान से पैसे लेना जो भी है, लेकिन 272 का आंकड़ा पूर्णतः झूठा है, पूर्णतः गलत है। इससे बोर्ड को बदनाम करने का काम किया जाता है। मैं पूर्णतः इसकी निंदा करता हूँ। मैंने जो जांच करवाई, हमारे अधिकारियों ने जो जांच की, हमने 2 एफआईआर लॉन्च करवाई सूरजपुर थाने और हिरण मंदिर थाने में, वो इसीलिए कराई कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारे कटारिया जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया, वो इसीलिए उठाया जो व्यक्ति गलत है। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर मान लो मैंने भी अगर उस 272 में से या उस 42 में से भी अगर कोई प्रकरण आता है प्लॉट खरीदने का और गलत है तो मेरे खिलाफ भी जांच हो जाए।
महापौर जी ने खरीदा है या उप महापौर ने खरीदा या किसी समिति अध्यक्ष ने खरीदा, तो उसकी भी जांच हो जाए। गलत का कोई भी सपोर्ट करेगा नहीं किसी भी कीमत में। भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का जहाँ तक मामला है, वहाँ तो बहुत ज्यादा बीच में अखबारों में बहुत गपलेबाजी है। प्रताप नगर की बात प्रतापनगर भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला मामला, तो साहब वो उसमें तो अभी बहुत ज्यादा इतना बड़ा करप्शन बीच में लगा। हमारे मुख्यमंत्री जी साहब बहुत उदार है। वो उदार अभी 4.5 साल नहीं रहे। चुनाव के दिनों के पहले उन्होंने रेवड़ी बांटने का काम किया। उन्होंने कह दिया ये काम कर दो, ये काम कर दो प्रतापनगर। लेकिन हाँ, प्रतापनगर की समस्या पुरानी थी। अगर सरकार ने संज्ञान लेकर अगर मान लो उसका सुलझाना करने का प्रयास किया तो मैं स्वागत करता हूँ, इसलिए कि वह प्रकरण निश्चित रूप से सोल्यूशन होना चाहिए। जिन गरीब बच्चों ने पैसे लगाए, जिनकी रजिस्ट्री हुई है, उनकी क्या गलती है? सरकार अपने स्तर पर कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर गलत है तो उसको भी मेरे ख्याल से नाजायज कब्जे, बड़े बड़े भूमाफियाओं के कब्जे, नाजायज कब्जे अगर भूमाफियाओं के हैं, मैंने पट्टों का विषय उठाया ना। अब गरीब व्यक्ति को तो पट्टा नहीं मिल रहा है, और एक भूमाफिया जो सरकारी जमीन पर कब्जा लेके बैठा हुआ है उसका पट्टा हो रहा है। नहीं, हो तो ये रहा है कि बैग के बैग तो पट्टे सेंक्शन हो रहे हैं, मगर आम आदमी का पट्टा तो सेंक्शन नहीं हो रहा। मैं आपको यही कह रहा हूं, प्रॉब्लम तो ये आ रही है। गरीब सरकार की मंशा क्या रही, मैं इस पर डिटेल नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार की मंशा ये रही होगी कि गरीब व्यक्ति को पट्टा मिले। लेकिन उस प्रोविजन के अंदर आपने करोड़ों करोड़ रुपए के जमीन के पट्टे दे दिए, सरकारी जमीन के पट्टे दे दिए। ये गलत नहीं है तो क्या है? हम इसकी पूर्ण निंदा करते हैं। और मैं तो कहता हूँ आगामी सरकार आए और ऐसे भूमाफियाओं ने पट्टे लिए, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसका पट्टा निरस्त होना चाहिए। और एक और बड़ी समस्या पारस जी आ रही है कि आपके वार्डों के अंदर बहुत से कटारिया साहब ने पैसे सेंक्शन किए थे लोगों के लिए, मगर कहीं पे कोई डूब क्षेत्र के नाम पे, कहीं कुछ और नाम पे कॉलोनियां तो बच चुकी है ना। उन लोगों ने क्या दोष किया? एक तरफ आपने कहा कि लोगों का क्या दोष है, मकान बन चुके हैं, पर उनको तो बेसिक सुविधा मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिल रही। आपकी बात से सहमत ही ना। हाँ। हमने ऐसे यहाँ पर काम करवाए हैं कि जहाँ पर यूआईटी का क्षेत्र भी नहीं है, नगर निगम का भी क्षेत्र नहीं है, लोगों ने मकान बना लिए, उनको बेसिक सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा उदाहरण है मेरे पास, वार्ड नंबर 40 में हमने 40 लाख रुपए से ज्यादा पैसे लगाए। उन लोगों के मकान हम तोड़ नहीं सकते, उन लोगों को हम हटा नहीं सकते, उन लोगों को हम बेदखल नहीं कर सकते, तो कम से कम वहां पर रहने वाले को बेसिक सुविधा मिले, नाली की सुविधा हो रहा है। हमने संज्ञान लिया है, हमारे निर्माण शाखा ने संज्ञान लिया है, हमारे महापौर जी ने भी संज्ञान लिया है। यूआईडी अगर वो काम नहीं करती है तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, वार्ड नंबर 40 का, जो आकाशवाणी के पीछे कॉलोनी है, वहां पर जाकर अभी वर्तमान में देखो, नहीं बहुत सी है, जैसे रूपसागर की कॉलोनियां है, नीला की कॉलोनियां है, मैं उदाहरण उधर गीतांजलि के बैक साइड की कॉलोनियां है। मैं आपको यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, वहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया नालों के ऊपर। अगर जिन क्षेत्र पर यूआईडी का अधिकार है, यूआईडी ने भी काम करा है और यूआईडी भी नहीं करा रही है, नगर निगम भी नहीं करा रही है, तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है या तो आप बोर्ड डिसीजन लेकर उनको बेदखल करो, अगर बेदखल नहीं कर सकते हो तो उनको प्राथमिक स्तर की सुविधा मुहैया कराना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। वहाँ चुनाव कराते हो, पार्षद अपने क्षेत्र में जाकर वोट मांगता है, वो कहता है कि नाली को मैं बनवाऊंगा, और उस नाली को आप नहीं बनवाओ और कह दो ये तो यूआईडी क्षेत्र है या फिर यह एग्रीकल्चर लैंड में आता है। ये बात नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है डेवलपमेंट, आप उस पर पेनल्टी लगाकर उसका एग्रीकल्चर से कन्वर्ट करो या जो भी शुल्क लगता है शुल्क लगाओ, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर उसको सुविधा उपलब्ध कराना ये नगर निगम का दायित्व है। हमने प्रयास किया है कि उन लोगों को सुविधा मिले। पारस जी, आपके ऊपर जनता का एक सबसे बड़ा आरोप है कि आप होटलियर रहे हैं, आपका बिजनेस रहा है इस तरह से, शहर में यातायात की बहुत बड़ी समस्या है, और एलिवेटेड रोड को लेकर के जनता ने कटारिया जी से मांग की थी, उससे पहले एक बार वो डीपीआर वगैरह भी बनी, मगर लोग ये कहते हैं कि सिर्फ पारस जी की वजह से ये डेवलपमेंट नहीं हो सका। इस बारे में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह एलिवेटेड का क्रम कहाँ से चला आपको पता होगा, यह यूआईटी से चला, और सौभाग्य से उस समय मैं यूआईटी का ट्रस्टी था। आदरणीय शिव किशोर जी सराटे साहब हमारे उस समय यूआईटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने 85 लाख रुपए सरकार से पास कराए, हमारी सहमति थी, बोर्ड के सभी सदस्यों की सहमति थी, हमने विरोध नहीं किया, हमने पास किए। एलिवेटेड रोड इस उदयपुर शहर में बनना चाहिए, कोई भी व्यापारी भी विरोध नहीं करता है,
लेकिन एलिवेटेड रोड कैसा बनना चाहिए, प्रश्न ये है। एलिवेटेड रोड कल नाथद्वारा की तर्ज पर नहीं बन जाए। एलिवेटेड रोड कल उदयपुर शहर में उदयपुर की जनता के लिए घातक नहीं बन जाए। विरोध इस चीज का है। हमने सब शुरुआत में कहा, जब कटारिया जी ने इस विषय को उठाया और एलएनटी कंपनी से जब सर्वे कराया, तो एलएनटी कंपनी का इस पर नहीं हो सकता है। फिर नेशनल हाईवे एनएचआई से इसका टेंडर कराने का प्रयास किया और टेंडर हुआ। उदिया पोल चौराहे से, जो उदयपुर का प्रमुख चौराहा है, बस स्टैंड के बाहर से, वहां से इस एलिवेटेड को प्रारंभ किया। डीपीआर बनी और डीपीआर बनने के बाद हमारा सुझाव था, कलेक्टर तक हमारा सुझाव था कि इस उदिया पोल चौराहे की बजाय इसको रेलवे स्टेशन से चला। एक तरफ है कच्ची बस्ती, दूसरी तरफ है रेलवे पुलिया, जहां पर कोई व्यापारी या कोई प्रतिष्ठान नहीं है। वहां से चढ़ाओगे और सीधी तरह से कलेक्टर तक उतारोगे। एक बात, दूसरी बात, इसमें और 90 डिग्री का कर्व इसमें ना आए, जहां एक्सीडेंट जोन नहीं बना। ये हमारा उद्देश्य था। हमारे कुछ व्यापारी, उदिया पोल के व्यापारी, जब हमारे नेताओं के पास गए तो उन्होंने कहा इसका टेंडर हो गया, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं एक चैम्बर का अध्यक्ष भी हूँ, मेरे पास भी व्यापारी आए, तो मैंने व्यापारियों को कहा कि जब सरकार नहीं सुन रही है तो वो अधिकारी कहाँ जाएगा, व्यापारी कहाँ जाएगा। उसने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने एक बार में कहा कि इसका डीपीआर मुझे बताओ। जब अधिकारी लोग जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने पूछा कि इसमें क्या आपने एआरसी नॉर्म्स को फॉलो किया है। तो व्हाट इज एआरसी नॉर्म्स? एआरसी का मतलब इंडियन रोड कांग्रेस। अच्छा, जो इंडियन रोड कांग्रेस होती है आईआरसी, उसके अंदर सारे एलिवेटेड रोड हाईवेज कैसे बनने चाहिए, किस नियम के तहत बनने चाहिए, वो उसके अंदर प्रोविजन होता है। तो जब हाई कोर्ट ने ये कहा हमारे नेशनल हाईवे के अधिकारी को कि भाई आईआरसी नॉर्म्स को फॉलो किया गया, तो उन अधिकारियों ने कहा इसमें कुछ समझौता किया है सर, इसको पूरा तरह से फॉलो नहीं हुआ है। तो फिर हाई कोर्ट ने कहा कि क्या 1 और 3 हो सकता है क्या। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट के जजेस ने कहा। उन्होंने कहा जब समझौता नहीं हुआ है तो पहले पूरी तरह से नॉर्म्स को फॉलो करके डीपीआर को लाओ, और फिर उन्होंने स्टे दिया। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ बहुत स्पष्टता के साथ में, किसी भी कीमत में एलिवेटेड का विरोध नहीं है। हमारी होटल अगर बीच में आती है, व्यक्तिगत रूप से मेरी होटल भी बीच में आती है, उसको अवाक करो। मैं मेरी होटल सबसे पहले देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, जब 400 करोड़ 300 करोड़ का कोई प्रोविजन बनता है तो 200 करोड़ ज्यादा लगे ऐसा। जैसे उदाहरण के लिए अभी सिख कॉलोनी के सामने फ्लाईओवर बने, पैसों के अभाव में 2 फ्लाईओवर बने। ये दोनों फ्लाईओवर एक नहीं हो सकते थे क्या? लोग तो चाह रहे थे प्रतापनगर से सीधा ओके, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सूरत पैसों के अभाव में नियमों के साथ में कंप्रोमाइज करना, पैसों के अभाव में काम ऐसा करो जो जनता याद करे। काम ऐसा मत करो कि जब नाथद्वारा से हम भीम जाते हैं या नाथद्वारा से हम राजसमंद जाते हैं तो डरते जाएं, झटके खाते जाएं, कहाँ गाड़ी इधर नहीं चली जाए, कहाँ गाड़ी इधर नहीं चली जाए। ऐसा एलिवेटेड या ऐसा फ्लाईओवर मत बनाओ। अच्छा, एक और सुविधा जो आपने दे सकते हैं, जो भी जो समस्या का समाधान हो सकता है, नगर परिषद के बैक साइड में आपने रोड ओपन की है, मगर उसकी कनेक्टिविटी आगे उदयपुर तक हो जाती है, बीच में वो जो दुकानें आ रही है उसकी वजह से वो एक प्रॉब्लम क्यों नहीं? ऐसा नहीं। हमारा पहला उद्देश्य ये था, वो खुल जाती है तो आधा मेरा पहला उद्देश्य ये था, आप सुनिए, कि नगर निगम के पीछे हमने 11 करोड़ रुपए लगाए। 9.5 करोड़ रुपए तो हमने एग्रीकल्चर को जमीन के बदले दिए यूनिवर्सिटी, और करीबन 1 करोड़ रुपए का रोड बनाया। फिर जो बीच में एक सरकारी बिल्डिंग आ रही थी कर्मचारियों की, उन्होंने कहा हम जब हटाएंगे जब वो कर्मचारियों के लिए ऑफिस बनाओगे, तो 50 लाख रुपए की लागत से हमने उसका ऑफिस बनाया। और वह रोड शुरुआत हुई मेवाड़ मोटर्स की गली के सामने से, और यहाँ शक्तिनगर के कोने पे आकर रुक गई। हमने शक्तिनगर के समाज के बंधुओं से हाथ जोड़कर 1 बार नहीं 2 बार नहीं 50 बार निवेदन किया। हमने वो जो 3 मकान आ रहे हैं उसमें से 4 मकान आ रहे हैं, उसमें से 2 मकान के लोगों ने तैयार भी हो गए कि चलो हमारे आगे 10 फीट जमीन दे दो, लेकिन 2 लोग नहीं तैयार हुए। हमने अधिकारियों को कहा ये आवाज की कार्रवाई करो, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। हम उनको पैसा दें,
मैंने आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने नहीं उस बैक व्यक्ति साइड में जो सुनो, उसके पीछे मंदिर के मेरी पीछे भी मेरी बात तो सुनो, वो टर्न हो जाता है और आगे भी जमीन वो चौराया बनता बिल्कुल। चौराया नहीं बनता था, उसमें एग्रीकल्चर की जमीन आ रही है कुछ, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जमीन देने के लिए मना कर दिया। 4 में से जो 2 सिंधी समाज के व्यक्ति, उनमें से एक व्यक्ति को मैंने यहाँ पर बुला के कहा कि हमारे म्यूनिसिपैलिटी की जमीन है कॉर्नर वाली, जो कॉर्नर नगर निगम का है, उसमें से मैं तेरे को जमीन दे देता हूँ, मैं दिलवा देता हूँ। हमारे को इस उदयपुर की जनता का हित होगा, इसके लिए दो, लेकिन वो जमीन नहीं मिलने की वजह से वहां से एक। दूसरा, आपने मेवाड़ मोटर्स के जमीन मोटर लेने की बात की, वो हाईकोर्ट से उसका स्टे है, और हाईकोर्ट के स्टे की वजह से आपने कोशिश नहीं करी? हमने उस व्यक्ति से बात की कि भाई यूआईटी के अधिकारियों से चर्चा कर इस जमीन के बदले का जमीन दे दो, लेकिन यूआईटी के अधिकारी केस यूआईटी वर्सेस उस भुवनेश जी जो है हमारे दुकानदार, उनसे चल रहा है। हर काम करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब कहाँ यूआईटी का अधिकारी कमजोर पड़ता है तो कहाँ पर नगर निगम का अधिकारी कमजोर पड़ता है, और अधिकारी कमजोर पड़ता है उसकी वजह से जनता सफर कर रही है। 10-11 करोड़ लगाने के बाद भी जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो मिली नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि वो मेवाड़ मोटर्स की गली से सीधा आज भी शक्तिनगर निकले, आपका 25% ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा, 40% कम हो जाएगा, और 30% ट्रैफिक उदियापुर चौराहे से जो वो नया रोड बना वो तो बहुत उससे फर्क पड़ गया। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करो। आप गुजरात जाओ, अहमदाबाद जाओ, हर जगह एलिवेटर और ड्राइवर बना हुआ है क्या? नहीं। हमने चौराहों पर सर्विस रोड के माध्यम से ट्रैफिक को डिवर्सन किया, तो ये काम भी करने की बात है। आज दिल्ली के चौराहे हमारे कलेक्टर साहब ने इंटरेस्ट लिया, अतिक्रमण है दिल्लीगढ़ चौराहे पे, वो तो मेरा निवेदन आपसे, बहुत पुराना अतिक्रमण है दिल्लीगढ़ चौराहे पे। प्रश्न का उत्तर सुनो। दिल्ली के चौराहे मैंने बोला, मैं आपको उसका उत्तर बता। विकास जी शर्मा एसपी साहब थे, कलेक्टर साहब ताराचंद जी मीणा थे, उन्होंने प्रयास किया कि इस चौराहे का घुमावदार एक रोड बन जाए। बीच में जो डिवाइडर थे हमने हटाए, बहुत अच्छी तरह से वो डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट होने के पश्चात कुछ लोग कोर्ट के अंदर गए और मजिस्ट्रेट ने उसका स्टे दे दिया। अब यार कुछ बातें ऐसी है, और अतिक्रमण है, मैं मना क्या कर रहा हूँ, अतिक्रमण नहीं है। आपने पार्किंग का विषय उठाया है, एक होटल व्यापारी होने के नाते उदयपुर के अंदर पार्किंग में हमने कहाँ कमी रखी, लेकिन हमारे हितैषी बोलते रहे उदयपुर शहर के, हमने दिल्ली के चौराहे पर मैकेनिज्म पार्किंग बनाई, शायद राजस्थान में दूसरी है जयपुर के बाद। मैकेनिज्म पार्किंग के पहले से ही है, अभय कुमार ने खाली करवाई थी। हमने झगड़ा कर लड़ झगड़ कर विनती कर जजेस से विनती कर हमारे सांगावत साहब ने विनती कर उसका समाधान करवाया, और वह मैकेनिज्म पार्किंग चालू हुई। आज देवाली चौर पर जाओ, हमने पार्किंग बनाई। हम आरवी चौराहे पे जाओ, हमने पार्किंग बनाई। हमने शहर के बीच में चांदपुर पर 3 मंजिला पार्किंग पर बनाई। आपकी ये नगर परिषद अंदर की यूज नहीं हो रही पूरी तरह से, पूरी तरह से यूज हो रही है, कौन कह रहा है? क्योंकि लीकेज बहुत ज्यादा है नहीं, उसमें। लीकेज का एक कोना हाजीपुरा है, पार्क के भी लीकेज का एक कोना है जहाँ पर पानी आता है। हमने परमानेंट वहाँ पर मोटर लगा रखी है, पानी बिल्कुल नीचे रूप से निकल जाता है, लेकिन कभी कभी उस मोटर को चलाने में लापरवाही बरती जाती है, उसकी वजह से वो पानी थोड़ा नीचे की ओर आ जाता है। बाकी कोई वहाँ पर टेंशन नहीं है। अभी भी वर्तमान में आपके चैनल को लेकर जाओ, आप आपके कैमरे को लेकर जाओ, पूरी तरह से कार्य बनी हुई होगी हमारा। हाँ, उसके ऊपर पार्किंग बनाने की कोशिश की तो कुछ जैसा कहा ना, हमारे हितैषी है, कुछ लोग वहाँ पर उसका स्टे लिया है। हाईकोर्ट में उसका केस चल रहा है। ये तो कारण था, कारण को कारण रहना दिया जाए, ठीक है, कारण की जगह रहना भी चाहिए। लेकिन पार्किंग के मामले में किशनपुर पार्किंग, जहाँ पर 250 बसें खड़ी रहेगी, 250 कारें खड़ी रहेगी, 150 बसें खड़ी रहेगी, 150 से अधिक बसें, 250 से अधिक कारें, 350 से अधिक स्कूटर मोटरसाइकिल। हमने इतनी बड़ी पार्किंग बनाई। हमारे जिला कलेक्टर आनंद जी ने इतनी रुचि लेकर वह जमीन सारी नगर निगम के नाम नामांकन कर दी, लेकिन कुछ लोग जैसा कहा ना मैंने, ये तो गुलाबाग का पार्ट है। अरे गुलाबाग का पार्ट कभी वो रहा ही नहीं। उस जमीन पर वहां पर जो हमारे जानवर हुआ करते थे, हमारे शेरचीता हुआ करते थे, उनके मांस की व्यवस्था की वहां पर जो ऐसे रोडर हाउस था, उसका छोटा सा पार्क आया, उसको लेकर कोर्ट में हिस्से ले। आज वो पार्किंग हो जाती, उदयपुर का टूरिस्ट कहाँ जाएगा साहब? पिछोड़ा। उदयपुर का टूरिस्ट कहाँ जाएगा? फतेहसागर। और उदयपुर का टूरिस्ट कहाँ जाएगा? अच्छी होटल में, लेक पैलेस। अब वहां की वो बस कहाँ खड़ी करेगा? इतनी बड़ी व्यवस्था पार्किंग की करने के बाद, 4 करोड़ रुपए लगाने के बाद, वो आज वहां पर लोया सड़ रहा है। हमारे उदयपुर के लोग
हमारे उदयपुर के कुछ लोग जो अपने आप को बहुत बड़े हितैषी समझते हैं उदयपुर शहर के, अरे भाई पार्किंग नहीं बनाएंगे तो टूरिस्ट कहाँ जाएगा। सर एक चीज बताएं कि अभी उदयपुर की जो झीलें जान है, विश्व के स्तर पे इसका है, मगर अभी तक भी वहाँ पेट्रोल डीजल से नाव चल रही हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल नाव चलाने के लिए नहीं ऐसा नहीं है, पेट्रोल डीजल पे नावें नहीं चल रही। हमने उस पर संज्ञान लिया, हमारे महापौर जी ने संज्ञान लिया, हमारे अधिकारियों ने सख्ती कर रखी है। अभी वर्तमान में पेट्रोल डीजल की नावें नहीं चल रही है। हाँ आप बता रहे हो कोई एक आधी चल रही होगी तो और कार्रवाई करेंगे, रोकेंगे उसको। अच्छा अब आप नावों की बात की, अब यार टूरिस्ट कहाँ आएगा? झीलों के पास होटल नहीं होगी तो क्या टूरिस्ट आएगा क्या? लेकिन वह जो होटल्स है, वह नाव है, नाव पेट्रोल डीजल से नहीं चलनी चाहिए। होटल का सीवरेज का पानी व्यवस्थित रूप से सीवरेज में जाना चाहिए। होटल बनाना अपराध थोड़ी है क्या? होटल बनाना अपराध नहीं है, मगर उदयपुर के आसपास जो खूबसूरती है वो पहाड़ों से है, उन पहाड़ों पे होटल बनना पूर्ण रूप से गलत। आसपास आप जिधर नजर डालें उधर पहाड़ों पे होटलें, हमारे पहाड़ कट रहे हैं। मैं कल ही देख रहा था, एक चैनल पर आया था, एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि सरकार ने उन पहाड़ों के को स्वीकृति देने के अंदर भी फेरबदल किया है। इसकी पूर्णतः मैं निंदा करता हूँ। किसी भी कीमत में पहाड़ों को कट कर होटल बनना, हमारा उदयपुर शहर झीलों की नगरी, हमारा पहाड़ों के घिरा हुआ क्षेत्र है, अगर यहाँ होटलें बन जाएगी तो यार भाई साहब क्या होगा इस पर्यावरण का? पर्यावरण के साथ समझौता किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा एक चीज हो रहा है कि उदयपुर हम बार मतलब पिछले 15 साल से तो मैं भी इशू उठा रहा हूँ, यहाँ पर पर्यटक आता है उसको रात को 10 बजे बाद खाना नहीं मिलता है। नाइट बाजार, नाइट टूरिज्म, नाइट बाजार और नाइट टूरिज्म, जैसा मैंने कहा ना, ये दोनों चीजें नहीं है उदयपुर। जैसा मैंने कहा ना, डबल इंजन की सरकार, महापौर जी, मैं, हमारे एक्शन, हमारे एसी, हम गए रोडवेज पर डिपो, उनकी स्वीकृति थी पहले यहाँ पर आप बनाओ। हमने लेटर पेड पर लेटर लिख कर दिया नगर निगम के लेटर पेड पर कि भाई इसको आप लीज पर दे दो हमारे को, क्योंकि वह स्थान उपयुक्त था जो बीच में पूरी तरह से गंदी का अंबार बना हुआ है। हमने वहां पर जगह लेने का प्रयास किया। रोडवेज के अधिकारियों ने हमारे को उत्तर दिया उसका कि यह हम करेंगे, हम आपको नहीं देना चाहते। अब क्या सरकार के माध्यम से अगर वो जमीन हमारे को मिल जाती है, हाँ हम नहीं कह रहे हमारा मालिकाना हक दे, हमारे को किराया दे रहे हो उस जमीन को, नहीं कोई बात नहीं। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी कीमत में नाइट बाजार चालू हो। टूरिस्ट धके खाता है, 10 रुपए की चाय के 20 रुपए लेता है। मर रहे हैं लोग जाके चौराहे मतलब हाईवे पे जाके खाना खाने जाते हैं, कितने लोग मर गए। पूर्णतः मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर नहीं होगा तो नगर निगम संज्ञान लेकर कुछ जो हमारे टेम्परेरी बेसिस पर हम नाइट का लाइसेंस देंगे, जिससे वह अपना स्थान पर खाने की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था भारत जी कोशिश करें बहुत जल्दी से इस बोर्ड के अंदर ही। अगर मान लो खुदा न खास्ता मेरा नाइट तो नहीं बदला और नाइट तो बदल भी गया, तो भी इस मांग को मैं महापौर जी से चर्चा कर इस समस्या का समाधान। भारत जी एक बात बताएं कि अभी हमने बहुत सी चर्चाएं की शहर को लेकर, बहुत सी चर्चाएं अभी इसमें अधूरी हैं। अब पॉलिटिकल इशू पे आते हैं। आप एक सशक्त उम्मीदवार हैं उदयपुर से प्रत्याशी के रूप में, वैश्य समुदाय से आते हैं, मगर एक बार पहले भी मैंने ये बात कही थी और मैं दोबारा आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक पद पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तरीका रहा है, जो आदमी एक पद पे रहता है उसको दोबारा जब तक वो उससे पूरी तरह से निवृत्त नहीं होता, दोबारा चांस नहीं जाता। तो आप क्या सोचते हैं, कैसा आपकी दावेदारी? मेरा सोचना है ये काम सारा संगठन नेतृत्व पर निर्भर करता है जी। अभी वर्तमान में जो हमारी केंद्र सरकार है देश में, और हमारे 7 सांसदों को टिकट दिया, सांसद होते हुए भी उनको विधानसभा का टिकट दिया ना, हमारे संगठन ने उपयुक्त समझा होगा, उनको चुनाव लड़वा दें। अगर वो विधायक बन जाएंगे और उनकी उपयोगिता अगर विधानसभा में होगी तो सांसद से इस्तीफा हो जाएगा। अगर मुझे मान लो उपमहापौर होते हुए, अगर मान लो मेरा संगठन शीर्ष में तो चाहेगा कि मैं चुनाव लड़ूं, तो इस उपमहापौर पद से मैं निवृत्त हो जाऊंगा। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन संगठन के ऊपर निर्भर करेगा कि लड़ाना नहीं लड़ाना। अगर संगठन कहेगा नहीं आपकी उपयोगिता नगर निगम के अंदर है, मैं नगर निगम में काम करूंगा, और मेरी उपयोगिता विधानसभा में है तो विधानसभा में काम करूंगा। यह मेरा शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करेगा। अभी जो आपकी दावेदारी को लेकर आपके संगठन में जो बातचीत हुई है आपकी, तो उसमें जो आपने अपनी दावेदारी रखी उसमें क्या क्या बातें आपके साथ हुई? क्या सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने दावेदारी रखी नहीं। मैंने कहीं पर भी कोई भी पत्र ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो फिर चर्चा जो चल रही है शहर में,
जनता चाहेगी, जी। मेरे संगठन का शीर्ष नेतृत्व तो चाहेगा और वो उपयोगी समझेगा कि पारस को विधानसभा का चुनाव लड़ाना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा संगठन मुझे कहेगा कि पारस चुनाव को नहीं लड़ना है तो किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनता के मन में, जनता के दिल में, जनता की समस्याओं के लिए लड़ते झगड़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तो जनता के मन में प्यार है और यही संगठन नेतृत्व देखेगा। शीर्ष नेतृत्व को छोड़ दो। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पत्र भेजा, लेटर में मेरा नाम भी भेजा, मेरे जिलाध्यक्ष जी को आग्रह नहीं किया, मैंने कोई लिख कर नहीं दिया कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए। जिलाध्यक्ष जी ने उपयुक्त तो समझा कि पारस का नाम भी इसमें होना चाहिए, तो उन्होंने भेजा। उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था सच्चा होना और सच्चा दिखने में फर्क है। तो मैंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा, और ये बात सत्य है ना। हाँ। सच्चा होना चाहिए, सच्चा दिखना और सच्चा होना वाकई में बात सत्य है। दिल में क्या और मुंह से क्या बोले ये नहीं होना चाहिए। कोई किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये बात हर व्यक्ति के लिए लागू होती है। और वैसा मैं अभी भी कह रहा हूँ, डंके की चोट कह रहा हूँ, स्वाभिमान के साथ जिया हूँ, स्वाभिमान के साथ काम करता हूँ। 1 रुपए का कोई आरोप लगा दे, 20 सालों से पार्षद, 2.5 साल से 3 साल तक यूआईटी का ट्रस्टी रहा, 3 कमेटी का चेयरमैन रहा, 4 बोर्डों में कमेटी का चेयरमैन रहा, वर्तमान में स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष हूँ। आरोप लगाना बहुत सरल है, लेकिन आरोप सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। आरोप तो मेरे मोदी जी पर लग रहे हैं। अरे जो रात दिन 24 घंटा निर्विवाद रूप से काम कर रहा है पूरे विश्व के अंदर, जिसकी ख्याति है, उसको रोजाना एक छुटपैये नेता विरोधी के लोग तो क्या क्या नहीं कह रहे। जब मेरे प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेते हैं तो मेरी क्या औकात है, मेरी क्या ताकत है, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगेंगे। आरोप लगते रहेंगे, सीता माता के ऊपर आरोप लगाने वाले लगा दिए, तो मैं क्या। पारस जी, लास्ट में क्वेश्चन, अगर आप विधानसभा लड़ते हैं तो क्या उदयपुर की जनता को देना चाहेंगे? उदयपुर का अगर चुनाव मेरे संगठन मुझे दायित्व देता है तो मेरा सबसे पहले होगा शिक्षा। जो हमारा यहाँ का स्टूडेंट, जो हमारा यहाँ का बालक कोटा जाता है, बेंगलोर जाता है, पुणे जाता है, वो नहीं जाए। हम शिक्षा के क्षेत्रों को इतना विकसित करें जिससे कि हमारा बच्चा यहाँ पर पढ़े। कोचिंग सेंटर्स जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो, उनको सरकारी जमीन पर रियायती दर पर जमीन मिले। दूसरा, हमारा टूरिस्ट यहाँ पर आए। कश्मीर में जाता है व्यक्ति, उसको बहुत अच्छा मिलता है, हमारा उदयपुर कश्मीर से कम नहीं है। टूरिस्ट को सुविधा मिले, रात्रि को भोजन, जैसा अभी आपने कहा, रात्रि को व्यवस्थित रूप से भोजन मिले। हमारे जो होटल्स वाले हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, जो उनके साथ में छल करते हैं, वो छल नहीं करें। व्यवसाय की दृष्टि से उनको भी रोजगार मिले और टूरिस्ट को भी यहाँ पर सुविधा मिले। ऐसी कुछ बातें हैं। शिक्षा की नीति हमारी पूर्ण रूप से अच्छी हो, हमारा टूरिस्ट यहाँ पर बने, पर्यटक की दृष्टि से हमारे यहाँ पर अच्छा हो, ऐसी जो बातें हैं मैं चाहता हूँ उसका विकास हो और हमारा साफ सुथरा शहर रहे, जिले हमारी अच्छी रहे। बहुत कुछ करने के लिए इस उदयपुर शहर में अभी भी है, जिसका काम बाकी है। अगर संगठन ने दायित्व दिया तो पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पारस जी आपका, हमसे बात करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। आप आगे ही इस तरह से काम करते रहें। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और निश्चित रूप से जनता देखेगी, सोचेगी, समझेगी और परखने के पश्चात अपना मोहर कमर पर लगाए, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत